प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन क्लास 11 के अंदर एक नई चीज ले रहे हैं। लेखांकन क्या है, इसके तत्व क्या है, उसके बाद में समझा रहे हैं लेखांकन समीकरण के को तैयार करने के जो नियम होते हैं उसके बारे में, और कौन से व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में कुछ शब्दावली नहीं आएगी। तो फर्स्ट आप समझे लेखांकन क्या है। लेखांकन लेखांकन बहुत सारी परिभाषा अलग अलग देखे, लेकिन सात तो कथित व्यवहारिक परिभाषा दिखा रहा हूं आपको। लेखांकन आर्थिक अर्थात वित्तीय घटनाओं की पहचान, मापन, अभिलेखन, रिपोर्ट करना व्यवहारों को, अभिलेखन, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण संप्रेषण करने की प्रक्रिया है जो या जिन्हें व्यावसायिक संगठनों द्वारा सूचनाएं प्राप्त कर इन्हीं निर्णयों पर पहुंचते हैं। ये इसकी परिभाषा लिखी हमने। लेखांकन आर्थिक या वित्तीय घटनाओं की पहचान करना, मापन, अभिलेखन, संप्रेषण करने की प्रक्रिया है जिन्हें व्यावसायिक संगठनों के द्वारा सूचना प्राप्त कर किन्हीं निर्णयों पर पहुंचते हैं। ये आपकी लेखांकन की परिभाषा है। अब उसके बाद में लेखांकन के तत्व, इसी के बारे में परिभाषा समझे। लेखांकन के तत्व जिस परिभाषा में बातें आई है, इसके लिए नंबर 1 आर्थिक घटनाएं, आर्थिक अर्थात वित्तीय व्यवहार या घटनाएं होना। इसका अर्थ होता है व्यावसायिक संगठनों के द्वारा जो लेखांकन के अंदर जो वित्तीय जो घटनाएं होती हैं, आर्थिक घटनाएं होती हैं, उनको ही दर्ज किया जाता है। जिसका आर्थिक वित्तीय घटनाओं से संबंध नहीं है उनको दर्ज नहीं किया जाएगा। तो पहले इसकी जो विशेषता तत्व समझे, फैक्टर आर्थिक अथवा वित्तीय व्यवहार या घटनाएं इसमें होती है। नंबर दो है आर्थिक घटनाओं का मुद्रा में मापन किया जाता है। मेजरमेंट मापन किया जाता है। आप जानते हैं अलग अलग देशों के अलग अलग मुद्राएं हैं और उन व्यवहारों को, ट्रांजेक्शन को, लेन देनों को है मुद्रा से मापन किया जाएगा, मुद्रा में मापन किया जाता है। इसका सेकंड घटक या इसके सेकंड विशेषता। उसके बाद में नंबर 3 इन आर्थिक घटनाओं का या व्यवहारों का, घटनाओं का मतलब व्यवहार, ट्रांजेक्शन, व्यवहारों का या घटनाओं का अभिलेखन किया जाता है। रिकॉर्डिंग, अभिलेखन किया जाता है। जब अभिलेखन होगा तब वर्ष के अंत में जो वित्तीय विवरण वो तैयार होते हैं, अभिलेखन किया जाता है। वित्तीय विवरण बना के निष्कर्ष निकालते हैं। अब उसके बाद में नंबर 4 इन सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण किया जाता है।
अब उसके बाद में नंबर 5, विभिन्न सूचनाकर्ता इनका उपयोग कर निर्णय निकालते हैं। अब इसमें जितने भी व्यवसायिक संगठन है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है, हालांकि गैर व्यापारिक संस्था है, वो भी ये अभिलेखन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। विभिन्न सूचनाकर्ता इनका उपयोग कर निर्णय निकालते हैं। और सूचनाकर्ता क्या होगा, इसमें आंतरिक पक्षकार, जो सूचना जो प्राप्त करने वाले दो वर्ग इसके होते हैं, आंतरिक पक्षकार। अब आप जानते हैं जैसे कंपनी संगठन है या एकाकी संगठन है या फर्म संगठन है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है आदि आदि, तो आंतरिक पक्षकारों द्वारा, आंतरिक पक्षकार में कौन आएंगे, एक आएंगे प्रबंधक वर्ग, इसके अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कर्मचारी, कार्मिक, अंशधारी, कंपनी की स्थिति में अंशधारी, और एक व्यापारी है या साधारण फर्म है या इच्छुक है तो वो होंगे स्वामी। तो प्रबंधक वर्ग है, कर्मचारी है, अंशधारी, ये आपका आंतरिक पक्षकार है। इनके लिए जो इन अकाउंटिंग के अंदर जो सूचनाएं आती है उसकी जानकारी इनको प्राप्त होती है, आंतरिक पक्षकार। सेकंड आपका बाह्य या बाहरी पक्षकार, सूचनाओं के जो बाहरी पक्षकार है, इसमें बहुत सारे वर्ग है। जैसे बैंक, जो लोन लेते हैं अपन, बैंक है, लेनदार, जिनसे उधार माल खरीदते हैं, लेनदार, बैंक है, लेनदार है, ऋणदाता में जिनसे हमने लोन लिया है, मान लो डिबेंचर आपने जारी किए हैं कंपनी के स्वरूप में, तो ऋणदाता कहेंगे, ऋणदाता। सरकार आपसे टैक्स चाहेगी, सरकार आदि, बहुत सारे पक्षकार है, इसको का भी होता है आदि। ये आपके दो पक्षकार होंगे, आंतरिक और बाह्य। इस परिभाषा में जो तत्व लिए मैंने, नंबर 1 केवल वित्तीय घटनाओं को दर्ज किया जाएगा और इन घटनाओं को मुद्रा से मापन करते हुए दर्ज होगा और आर्थिक घटनाओं का रिकॉर्डिंग होगा और इन सूचनाओं का आगे संप्रेषण होगा। और संप्रेषण होने के बाद जो उपयोगकर्ता सूचनाओं की उपयोगकर्ता है, तो सूचनाकर्ता का मतलब उपयोगकर्ता इसको कह सकते हैं, विभिन्न उपयोगकर्ता। अब उपयोगकर्ता में आपके दो पक्षकार होंगे, एक आंतरिक होगा, बाह्य होगा। आंतरिक पक्षकार में जो प्रबंधक वर्ग है, उसके अलावा एम्प्लॉय कर्मचारी है और शेयर होल्डर संस्थारी है कंपनी दशा में। और मान लो एकाकी व्यापार हो या आपके फर्म है, उसमें होगा व्यापार के स्वामी। बाहरी पक्षकार होंगे, बैंक है, लेनदार है, ऋणदाता है, सरकार है, और भी कई पक्षकार है जिनके द्वारा इन अकाउंटिंग के द्वारा जो वित्तीय विवरण तैयार किए जाएंगे उनसे बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर निष्कर्ष निकालेंगे। ये तो आपका हो गया परिभाषा, उसके तत्व। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ले रहा हूं, वो आपका है लेखांकन समीकरण। देखना, इसके अंदर आपको समझा रहा हूं लेखांकन समीकरण, और इसके आने वाले जो शब्द है इनका आश्चर्य क्या है, कैसे करेंगे। 2 दिन एक वीडियो लेंगे इसके बाद में कल। या देखना, लेखांकन समीकरण
अकाउंटिंग इक्वेशन। लेखांकन समीकरण के अंदर और 3 समीकरण है और यह डीआर और सीआर को संतुलित करता है, डेबिट क्रेडिट को। तो लेखांकन समीकरण में आपके नंबर 1 एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी परिसंपत्तियां, हिंदी में परिसंपत्तियां एसेट बराबर पूंजी प्लस दायित्व या देयता कर सकते हैं दायित्व, ये आपका मूल समीकरण है। अब इसको याद कर सकते हैं आप, कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटीज, हिंदी आपकी लिखी हुई है पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व। अब उसके बाद तीसरा आपका है याद, लायबिलिटीज दायित्व बराबर एसेट माइनस कैपिटल, यानी आपको दायित्व निकालना है, देयता निकालनी है, तो संपत्तियों में से पूंजी घटाइए। 3 समीकरण है, मैं आपका पहला समीकरण है, इसके ऊपर ये हमने ट्रांसफर करके बाय बाय से ये निकाले हैं। तो एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब उसके बाद में याद मैंने लिए हैं। अब उसके बाद में 3 शब्द आए हैं, इन 3 शब्दों का अर्थ समझे। नंबर 1 एसेट यानी परिसंपत्तियां, एसेट का अर्थ होता है जो व्यवसायिक संगठन होते हैं चाहे गैर व्यवसायिक संगठन होते हैं, उनके पास में मूर्त और अमूर्त जो अधिकार हैं, जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, उसको बोलते हैं आप एसेट। यानी वे मूर्त एवं अमूर्त मदेय जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, उसे आप कह सकते हैं एसेट या परिसंपत्तियां। उसके बाद में सेकंड शब्द आया है, वो आपका है कैपिटल यानी पूंजी। कल आपको समझाया था पूंजी का अर्थ होता है, व्यापार के स्वामी द्वारा, व्यापार के स्वामी द्वारा विनियोजित धन पूंजी कहलाती है। अब यहां में लिखा है विनियोजित धन का मतलब होता है व्यापार का स्वामी, चाहे व्यापारी हो, सार्वजनिक फर्म हो, मतलब कंपनी होगा, उस कर्मचारी होंगे, उनके द्वारा जो भी नकद राशि है या कोई एसेट लगाई है, उसको बोलते हैं धन। तो कहने का अर्थ व्यापार के स्वामी द्वारा विनियोजित धन राशि है, वो पूंजी कहलाती है। नंबर 3 लायबिलिटीज दायित्व या देयताएं, एक हिंदी शब्द है देयता अर्थात बाहरी व्यापार के बाहरी पक्षकारों को, बाहरी देनदारी, व्यापार की बाहरी देनदारियां या ऋण जिन्हें भुगतान करना है, जिन्हें चुकाना है, चुकाना है, इसको कहते हैं दायित्व। अब उसके बाद में 2 शब्द और लेते हैं। नंबर 4 कल आपने लिया था आगम यानी रेवेन्यू अर्थात आगम या आय। और नंबर 5 एक्सपेंसेस व्यय खर्च। ये जो शब्द आपको समझा दिया है, रेवेन्यू यानी आप जो व्यापार के अंदर व्यय है वो कम है और आय अधिक है, डिफरेंस आपका रेवेन्यू होगी। और जो एक्सपेंसेस है वो विभिन्न प्रकार की जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो खर्च करना पड़ता है, लागत आती है, उसको बोलते हैं व्यय। अब ये जो 5 शब्द अपने लिए हैं, इसके ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ लेखांकन समीकरण के नियम क्या है।
अब याद रखना लेखांकन समीकरण के नियम। लेखांकन समीकरण, लेखांकन समीकरण के नियम बहुत ध्यान से देखना। नंबर 1, पूंजी में वृद्धि होने पर, पूंजी में वृद्धि होने पर सीआर तथा कमी होने पर, कमी होने पर डीआर करो। नंबर 2, दायित्व, दायित्व वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर सीआर तथा कमी होने पर डीआर करो। नंबर 3, परिसंपत्तियां, एसेट, परिसंपत्तियां एसेट वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर डीआर डेबिट करो। कमी होने पर, कमी होने पर सीआर करो। ये जो लेखांकन समीकरण, इसमें आपका एसेट है, कैपिटल है और लायबिलिटीज है, इन तीनों में लिखा है। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग से हमेशा पूंजी में, पूंजी में कमी आएगी, कमी आएगी। इसका अपवाद भी है, मान लो कई बार ड्राइंग से विपरीत होता है तो उसमें पूंजी बढ़ जाएगी इंटरेस्ट और ड्राइंग से। अब उसके बाद नंबर 5, आय के, आय में वृद्धि होने पर, आय में वृद्धि होने पर सीआर तथा कमी होने पर, कमी होने पर डीआर करो। अब उसके बाद नंबर 6, एक्शन सी, व्यय या खर्च, व्यय, व्ययों में वृद्धि होने पर डीआर, डीआर डेबिट तथा कमी होने पर, कमी होने पर सीआर। ये कुछ बातें हैं और 2 बातें और इसके संबंध में जो 5 और 6 टॉपिक समझा रहा हूं सार इसका। पॉइंट नंबर 5 और 6 का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अभी कुछ व्यवहार लूंगा, कुछ स्पेशल तनाव की इसकी कोई वीडियो बनेगा तो देखना आप। अब उसके बाद 5 और 6 को देखना। खर्चों, व्ययों, हानियों, हानियों से पूंजी में कमी आएगी। बहुत महत्वपूर्ण है, पूंजी में कमी होगी, पूंजी में कमी होगी जबकि, जबकि आय या लाभ
आय या लाभों से पूंजी में वृद्धि होगी, पूंजी में वृद्धि होगी। ये कुछ बातें मैंने लिखाई हैं, कहीं डीआरसी लिखा है, कहीं वृद्धि लिखाई है मैंने, इसको अच्छे समझे। नंबर 1, जब भी कैपिटल में वृद्धि आप करोगे तो उसका सीआर होगा और रिवर्स कमी होने पर डीआर। दायित्व में वृद्धि होने पर सीआर और कमी होने पर डीआर। जो एसेट टाइप परिसंपत्तियां हैं वो वृद्धि होने पर हमेशा डीआर होगी और कमी होने पर सीआर। और ड्राइंग के बारे में समझना कि ड्राइंग से हमेशा पूंजी में कमी आएगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इसका रिवर्स है, पूंजी बढ़ेगी। आर में वृद्धि होने पर सीआर होती है, कमी होने पर डीआर। व्यय में वृद्धि होने पर डीआर और कमी होने पर सीआर। इन दोनों का जो सार लिखा है मैंने, खर्च हो, व्यय हो, लॉसेस हानियां हो, हमेशा पूंजी में कमी आएगी और इसका रिवर्स आय या लाभों से पूंजी में वृद्धि होगी। ये कुछ नियम है। अब मैं आपको सुना व्यवहारों के द्वारा। देखो व्यवहार आपका है, निम्न व्यवहारों के आधार पर कुछ ले रहा हूं उसमें, निम्न व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण, लेखांकन समीकरण पर पढ़ा। ये कुछ मैं लेन देन ले रहा हूं, इसका प्रभाव जो पड़ेगा, जो नियम लिखा है आपको इसमें, इसके बारे में। नंबर 1, एक्स ने, एक्स के व्यापार का मालिक है, एक्स ने 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए नकद से व्यापार शुरू किया, व्यापार प्रारंभ किया, शुरू किया। यह आपके सामने लेन देन है। मैं आपको सुना रहा हूं इसका लेखांकन समीकरण पे क्या प्रभाव होगा, इतना ध्यान रखना। ये आगे चीज आएगी, जर्नल एंट्री होगा रोज रामचा, उस समय इस सारी एंट्री के द्वारा फिर लेखांकन समीकरण फिर लेंगे अपन। तो एक्स ने 1 लाख रुपए नकद से व्यापार शुरू किया। याद रखें, कम से कम 2 खाते प्रभावित होंगे। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। नंबर 1, कैश, व्यापार में कैश। नंबर 2, व्यापार का स्वामी व्यापार को कुछ भी देता स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद में कोई विस्तार करना बिजनेस का, घर से कुछ भी दे बिजनेस को, वो कहलाती है कैपिटल। सेकंड आपका आएगा कैपिटल। अब आप देखें यहाँ कि 1 लाख रुपए नकद से व्यापार शुरू कर, 1 लाख रुपए वहां पे आ रहे हैं, ये संपत्ति है, तो ये संपत्ति आपकी डीआर होगी, तो कैश में वृद्धि होगी, कैश में वृद्धि। और पूंजी में भी वृद्धि होगी, पूंजी में भी वृद्धि होगी। लेखांकन समीकरण के अंदर याद रखें, जो एसेट है वो हमेशा बराबर होगा दायित्व और पूंजी के बराबर होगा। तो कैश जितना बढ़ा उतनी ही पूंजी बढ़ी। नंबर 2, 50,000 रुपए का नकद माल खरीदा, नकद माल खरीदा। आप सोचिए, अब इसमें 2 जो व्यवहार आएंगे, एक तो नकद माल आप खरीद रहे हैं, माल बढ़ेगा और कैश घटेगा। तो नंबर 1, कैश में कमी 50,000 रुपये से, वही राशि है, मैं नहीं लिख रहा हूं। कैश में कमी 50,000 रुपये से, लिख लीजिए 50,000 रुपये से। नंबर 2, स्टॉक में वृद्धि, माल बढ़ेगा, स्टॉक में वृद्धि। ये दोनों परिसंपत्तियां हैं, ये दोनों आपकी एसेट है, ये दोनों आपकी एसेट है। और दोनों एसेट, एक एसेट घटी और एक एसेट बढ़ी। माल खरीदा, पैसे गए, माल आया, स्टॉक में वृद्धि 50,000 रुपये से। नंबर 3, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा 20,000 रुपये। अब आप सोचिए 20,000 रुपये में स्पष्ट है, कुछ लिखा हुआ नकद है, इसमें 2 चीजें आएगी। नंबर 1, कंप्यूटर, नंबर 2, कैश। आप जानते हैं, आप बाहर गए बिजनेस के लिए, आप कंप्यूटर ले रहे हैं, तो कंप्यूटर आ रहा है, संपत्ति बढ़ी, और कैश पेमेंट आप कर रहे हैं, संपत्ति घटी। तो दोनों एसेट है, दोनों परिसंपत्तियां हैं। कंप्यूटर में वृद्धि, वही अमाउंट आपका 20,000 से 20,000 रुपये से। और कैश में कमी, कैश घटेगा कितने से, 20,000 रुपये से। फिर आपको नंबर 4 यह ध्यान रखना, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये लागत का माल, लागत का माल 60,000 रुपये में बेचा, 60,000 रुपये में बेचा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेनदेन है।
अब 40,000 रुपये की कॉस्ट है, हमने जो परचेज किया था 40,000 कॉस्ट थी, आपने बेचा 60,000 में। इन दोनों का जो डिफरेंस है 20,000 का आपका लाभ हो जाएगा। लाभ से हमेशा पूंजी बढ़ेगी। इसमें 3 खाते प्रभावित होंगे, 3 चीजें आएगी। एक आएगा कैश, एक आएगा स्टॉक, एक आएगा कैपिटल। अच्छे से समझे आप। इसमें कुल मिला के 2 खाते प्रभावित होते हैं, कैश और सेल्स। लेकिन सेल्स में 2 बातें आएगी। जैसे सेल्स में नंबर 1 आएगा आपका कैश। सेल्स में नंबर 1, इसमें आपका एक तो कैश है और सेल्स में 2 चीजें आएगी, स्टॉक और कैपिटल। तो सेल्स में एक आएगा स्टॉक, सेकंड आपका आएगा कैपिटल। समझने का प्रयास करना। अब ये देखो कैश बढ़ा, कैश में वृद्धि कितनी? 60,000 रुपये, क्योंकि 60,000 रुपये आपको मिली। स्टॉक कितने लागत का? 40 का। तो स्टॉक में कमी, स्टॉक में कमी हमेशा लागत बोले घटेगा, 40,000। अब आप सोचिए, हमारी कॉस्ट थी बेचे के माल की 40,000 रुपये, जबकि हमने बेचा है लगभग 60,000 रुपये में, तो कैश में वृद्धि 60,000 और स्टॉक में आपकी कमी हो जाएगी 40,000। इन दोनों में डिफरेंस होगा लाभ। लाभ से हमेशा पूंजी बढ़ेगी। कैपिटल में वृद्धि, कैपिटल में वृद्धि रुपये 20,000 से, 20,000 से। तो यहाँ स्टॉक जो है आपका, स्टॉक घटेगा, 40,000 है, ये 40,000 स्टॉक घटेगा, लेकिन साथ में आपका लाभ होगा। लाभ से आपकी पूंजी 20,000 से बढ़ जाएगी और कैश में वृद्धि होगी 60,000। ये कुछ लेन देन लिए अपन। नेक्स्ट अपन इन्हीं व्यवहारों के करीब 20-25 लेन देन कर लेंगे, तो इनका प्रभाव आपको समझाएंगे। इसमें जो नियम है उसको पढ़ के आना अच्छे से। इससे पहले मैंने आपको खाते के जो प्रकार दिखाए थे, उन किस श्रेणी में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, क्या नियम है, उसको याद करें समझते हुए, और इसको भी आप कल याद करके आए। तो कल मैं आपके इसके 25 लेन देन लूंगा, जिसमें हर व्यवहार का प्रभाव में क्या एसेट बढ़ेगी या घटेगी, दायित्व बढ़ेगा या घटेगा, पूंजी पर क्या प्रभाव होगा, ये सारी बताएगी। ध्यान से इसको अच्छे से याद करें। धन्यवाद।